हसन, क्या ये जो अब हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, इससे ईरान के जो न्यूक्लियर प्लान्स हैं वो स्टॉल हो जाएंगे या फिर कुछ वक्त तक थमे रहेंगे, उसके बाद वो जारी रखने वाले हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अमेरिका इस पूरे मामले में किस तरीके से हस्तक्षेप करने वाला है? देखिए, ईरान की न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज हैं ये कोई एक सेंटर या दो सेंटर में नहीं है। एक तो ये कि बहुत सारे इन लोगों ने सेंटर्स बनाए हुए हैं, यानी इतनी गहराई में बनाए हुए हैं कि उसको नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल है। एक दूसरा हो सकता है, बहरहाल एक प्रोपेगेंडे के लिए जायनिस्ट रजीम जो है वो ये सब करे कि मसला हमने फलां को टारगेट बना दिया। हो सकता है कुछ नुकसान भी पहुंचे, लेकिन ये कहें कि आप न्यूक्लियर साइंस को खत्म कर देंगे, ये बहुत बड़ी भूल होगी, चाहे वो इसराइली हों चाहे अमेरिकन हों। और अभी जो मिसाल के तौर पर जो खबरें जो आ रही हैं कि नतंज फैसिलिटी को वहाँ पे टारगेट किया गया है या एक दो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया है, इससे अगर रुकना होता तो आज से तकरीबन 15-16 साल से ये सिलसिला शुरू हो गया है कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, तो अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो लेटेस्ट जो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं वो जो है वो जगह जगह लगा दी हैं। और अभी कल ही जो बोर्ड ऑफ गवर्न आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के की मीटिंग के बाद जो ईरान के खिलाफ जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके फौरन बाद ही वो किया कि हम इन सबको अपग्रेड कर देंगे और ऐसी जगहों पे हमारी फैसिलिटीज हैं जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। राफेल ग्रोसी जो इसके सरबराह हैं आईएईए के, उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया था। अलबत्ता वो तो उनके बारे में खुद जो अभी कल ही रिपोर्ट्स आई हैं और ईरान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो अभी शाया हो रही हैं, उसमें जो दिखाया गया है कि उनके बहुत गहरे रिश्ते थे, इससे पहले भी इसराइल से, उनसे तो कोई तवक्को नहीं है। लेकिन मेरा उन्होंने भी आके ईरान यही कहा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म नहीं किया जा सकता। ये उनका बयान है जो आईएईए की चीफ है। ठीक है। बात और रही अमेरिका की, अमेरिका जो है वो ईरान पर दबाव रखने के लिए, अमेरिका के पास इस वक्त सिर्फ जो हरबा उसके हाथ में रह गया है वो है पाबंदियों का, सैंक्शंस का, और वो तो जारी रखेगा। लेकिन अब ईरान जो है वो इतना स्टेमिना उसका बढ़ चुका है और हर फैसिलिटी यहाँ पे ईरान खुद ही बना रहा है। जब कहा जाता है कि जरूरत ईजाद की माँ होती है, तो यहाँ पे भी वही देखा जा रहा है कि हर चीज ईरान ने खुद ही डेवलप कर ली है। तो पाबंदियों का हो सकता है साइकोलॉजिकल असर पड़े, लेकिन उसका ये कहें कि ईरान की कह सकते हैं तरक्की पर अगर कोई असर पड़ना हो, तो मैं नहीं समझता। अमेरिका भी इसको, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। बहरहाल अपने रेबिड रैबिट डॉग को उसने इलाके में छोड़ रखा है जिसका नाम जायनिस्ट रजीम इसराइल है, और उसके जरिए अपने मफादात को आगे बढ़ाना चाह रहा है, हिफाजत करना चाह रहा है, हर एक को डराना चाह रहा है उसके जरिए। अगर नहीं किया तो ये कुत्ता हमला कर देगा आप पर। तो उस कुत्ते ने हमला किया है, अब उसके मालिक को भी जवाबदेह होना पड़ेगा और खुद उस कुत्ते को तो ठीक जवाबदेह होना ही पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रणव उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम ईरान को एक बड़ा न्यूक्लियर फोर्स नहीं बनने दे सकते, लेकिन हसन का भी ये कहना है और सभी का ये मानना है कि पहले भी इस तरह के हमले होते आए हैं, उससे उनकी जो न्यूक्लियर आर्म्स बनाने की जो क्षमता है और जिस तरीके से वो एक न्यूक्लियर शक्ति बनना चाहता है, उस पर कोई रोक नहीं लगी है। वो लगातार इस पर काम करता आया है, वो लगातार इस पर रिसर्च करता आया है, डेवलपमेंट करता आया है, तमाम तरीके से अलग अलग जगहों पर परीक्षण करता आया है। तो अब इस नए हमले से क्या फर्क पड़ेगा? मैसेजिंग की तरह से इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन आपके इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं एक अपडेट आपको दे दूं कि अमेरिका की तरफ से एक रोचक बयान इस पूरे मामले को लेकर आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका को यह बताया गया कि ये कार्रवाई जरूरी हो गई थी। हालांकि अमेरिका ने यह साफ किया है कि इस कार्रवाई में उसका कोई हाथ नहीं है और साथ ही वो प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए अपनी फोर्सेस को वहां पर सिक्योर करना चाहता है, अपने ट्रूप्स को वहां से वो सिक्योर कर रहा है ताकि उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। साथ ही जिस तरीके से हसन साहब भी बता रहे थे कि ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई के लिए उन्हें भी जवाब देना होगा, उन पर भी कार्रवाई होगी जो कि इजराइल की मदद कर रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर चीजें और उलझती चली जा रही हैं। जहां तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का सवाल है, अगर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बरकरार रहती है तो जाहिर तौर पर आप बेंजामिन नेतन्याहू को सुन चुकी हैं जो ये कहते हैं कि ये कार्रवाई जारी रहेगी, यानी ये कोई वन टाइम स्ट्राइक नहीं है, बल्कि नतांज, खुर्रमाबाद और खुंदाम, ये 3 जगहें तो अभी घोषित की गई हैं। जैसे
ईरान ने माना है कि ये वो 3 जगहें हैं जहां पर टारगेट किया गया, ये 3 जगहें हैं जहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। साथ ही आपको याद होगा कि नेहा कि इससे पहले भी इजराइल की तरफ से सीरिया और लीबिया ने जब कोशिश की थी कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लें, तो वहां भी उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई थी। इसलिए इजराइल का ये जो स्टैंड है कि वो किसी भी हालत में ईरान को एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने दे सकता, और खास तौर पर ऐसी स्थिति में जबकि हिजबुल्लाह की वो मदद कर रहा हो, साथ ही वो हूथियों की मदद कर रहा हो, जबकि वो हमास की मदद कर रहा हो, उन्हें हथियार दे रहा हो। तो ये चीजें जो है उस मामले को और पेचीदा बनाती हैं। साथ ही नतान्ज जो है ठीक है। उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर आप देखें तो वो खतरा इस बात का बढ़ता है कि समंदर के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन, अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी वहां पर डिस्टर्ब होती है, वहां पर लीकेज होता है, रेडिएशन होता है, तो समंदर के अंदर वो फैल सकता है। साथ ही अक्रॉस के अंदर यूएई है, तो ये एक बड़ा और व्यापक संकट हो सकता है इस पूरे इलाके के लिए। नेहा, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।